हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज से हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। इकोनॉमिक्स जो आपका एक कोर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। आपके जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और धीरे धीरे इसका वेटेज बढ़ते भी जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये क्या है, काफ़ी बच्चों को ये टफ लगता है, बट एक्चुअल में अगर इसके आपको अंडरस्टैंडिंग है, इसकी बेसिक्स के आपको क्लियर है, तो इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी पे बेस्ड इकोनॉमिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हम बेसिक से लेके इसके हाई लेवल क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसमें हम क्वेश्चंस की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, जिससे आप इकोनॉमी में एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमी। इसी का आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ टर्म क्या होते हैं, काफ़ी टिपिकल होते हैं, काफ़ी क्लिष्ट हिंदी वाले शब्द होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो वहाँ पे आप इंग्लिश को देख लीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपके पास ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन पेपर में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी से क्या तात्पर्य होता है। इकोनॉमी से क्या तात्पर्य होता है, बेसिकली अगर इसके ऑप्शंस को देखें तो किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय और देश का बजट। वैसे देखा जाए तो सारे के सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपकी इकोनॉमी के ही अंदर आती है। इसी का आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ बेस्ट ऑप्शन अगर हम चूज करें तो क्या आएगा, समस्त आर्थिक गतिविधियाँ का समन्वय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समस्त आर्थिक गतिविधियों के अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा आपका व्यापार, ट्रेड ट्रेड आ जाएगा, उत्पादन आ जाएगा, किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसका विक्रय आ जाएगा, उसका उपभोग आ जाएगा, यानी कि उसका प्रोडक्शन हो गया, उसका कंजम्पशन हो गया, और बैंकिंग आ जाएगी। ये सब चीज़ें ये क्या होती हैं, समन्वय बना के क्या करती है, समस्त आर्थिक गतिविधियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कि बेसिकली अगर आप कोई चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हैं, उससे लेकर कोई कंपनी क्या कर रही है, आपका एरोप्लेन मैन्युफैक्चर कर रही है, वो सारी की सारी उस कंट्री के अंदर जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, आपकी इकोनॉमी के अंदर ही आती हैं। यही आपकी इकोनॉमी है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, इकोनॉमी का पार्ट है, यही इकोनॉमी है। इसी के बारे में हम पढ़ना है। यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि धन, धन के बारे में नॉलेज जहाँ से मिलती है उसी को क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी कि वो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसमें यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये नाम भी समझते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको भी समझते हैं। सबसे पहले अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो मॉडर्न जो हमारा क्या है, आप आज की दुनिया जो है, इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है किसको, एडम स्मिथ को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने एक इंपॉर्टेंट चीज, सन भी याद रखिएगा, 1776 में एक बुक पब्लिश करी थी। क्या नाम था उसका, द वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बने हुए। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी, जिसके तहत उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करा, यानी कि उसको समझाया कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करती है, क्या होता है ये। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इसमें अब देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल, ये क्या है, इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। अभी समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है अल्फ्रेड मार्शल को, और जॉन मेनार्ड किनिन्स को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब समस्त, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, यानी कि माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे और समष्टि मतलब बड़े लेवल पे। तो बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके लिए अल्फ्रेड मार्शल है फादर, और बड़े लेवल पे यानी कि समष्टि वाली जो है उसके लिए जॉन मेनार्ड केनिन्स है। ठीक है, अब इसमें एक अल्फ्रेड मार्शल की बुक भी इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड मार्शल ने भी एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके, प्रिंसिपल ऑफ
इकोनॉमिक्स, ये बुक भी याद रखिएगा, 1890 के आसपास आई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अल्फ्रेड मार्शल की, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमने देखा क्या, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थ। व्यष्टि अर्थ है मतलब व्यक्तिगत लेवल पे, छोटे लेवल पे, और समष्टि मतलब बड़े लेवल पे यानी कि विस्तृत लेवल पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवाएं यानी कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज आपके रिलेटेड है, ये पूछा गया। अब कृषि और सेवाएं किस तरीके से रिलेटेड होती हैं, किस किस कौन कौन से सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ये हम समझते हैं। ये समझते हैं एक पिक की हेल्प से। ये पिक्चर मैंने लगा रखी है यहाँ पे, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, और टर्सरी यानी कि तृतीयक क्षेत्र। ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। प्राइमरी क्षेत्र में क्या आता है आपका, अगर हम यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखते हैं तो समझते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, डेयरी दुग्ध उत्पादन, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनके लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सब के सब क्या आते हैं, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो आप कच्चा माल, कच्चे माल का उत्पादन जो करता है वो क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर होता है। फिर इस कच्चे माल को प्रोसेस करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ क्या होता है आपका विनिर्माण क्षेत्र आता है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र, इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक से कच्चे माल को सेकेंडरी सेक्टर में भेजा, फिर यहाँ तैयार होकर कहाँ पहुँचता है, ये टर्सरी सेक्टर में पहुँचता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, विनिर्माण, कार विनिर्माण, कपड़े का क्या विनिर्माण बोल सकते हैं, कपड़ा उत्पादन, कुर्सी फर्नीचर उत्पादन, ये सब चीज़ें जो जहाँ भी विनिर्माण आ गया वो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से टर्सरी सेक्टर क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, सर्विस सेक्टर, जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरीके की सर्विस है, तो ये क्या है, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से डॉक्टर आ गया आपका, टीचर आ गया, इस तरीके से बैंकिंग में आ गया आपका, बैंक में जो पर्सन्स आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पैसे का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, वो क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तृतीयक के दो पार्ट और होते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर और क्विनरी सेक्टर, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, तृतीयक के ही पार्ट होते हैं, क्वाटरनरी और क्विनरी। इसमें थोड़ा और रिफाइंड वे में हाई स्किल्ड वाले आ जाते हैं, जैसे क्वाटरनरी में आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले आ जाते हैं, और क्विनरी में क्या आ जाते हैं, जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जैसे जो बड़े बड़े पदों पे उच्चाधिकारी बैठे होते हैं वो क्विनरी सेक्टर में। इस तरीके से ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कृषि तथा सेवाएं। कृषि यानी कि कृषि कौन से सेक्टर का है, प्राथमिक सेक्टर का। तो प्राथमिक यहाँ आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, ए और बी में से ही आंसर होगा, सी और डी तो हटा दो, ठीक है। और सेवाएं क्या होती है, तृतीय क्षेत्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, बी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र यानी कि प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर से हैं आपके एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे आपका दे रखे हैं, यहाँ आप हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। अब ये होता क्या, उत्पादन यानी कि किसी चीज़ को उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन हो गया। कंजम्पशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेहूं का, जैसे किसी किसान ने क्या करा, गेहूं का उत्पादन करा, फिर इसको आटा बना के हमने कंज्यूम करा, वो कंजम्पशन हो गया। एक्सचेंज यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी दुकान पे गए, आपने वहाँ से एक चिप्स का पैकेट लिया और एक्सचेंज में आपने क्या दिया, उसे रुपीज़ दिए, आपने रुपीज़ दिए, उसने आपको चिप्स का पैकेट दिया, ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक तरीके से आपने एक वस्तु दी और उसके रिस्पेक्ट में रुपये का एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, एक तरीके सिंपल समझने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी कंपनी में आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, पब्लिक लोक राजस्व। वितरण हमने समझ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन। लोक राजस्व क्या होता है, जैसे टैक्स, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स देंगे, तो इनकम टैक्स देंगे तो वो क्या है, लोक राजस्व है। आपने गाड़ी बहुत स्पीड से चला दी, आपको एक फाइन लग गई, पेनल्टी लग गई, वो क्या है, वो भी लोक राजस्व है। गवर्नमेंट ने आपके घर पे टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, वो भी क्या है, लोक राजस्व है, ये लोक राजस्व है। इस तरीके से हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनको एक्सप्लेन करते हुए समझ रहे हैं, जिससे आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो ये लेक्चर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप ध्यान से समझिए और साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें से किसी एक को हटा सकते हैं क्या हम, उत्पादन भी होता है, उपभोग भी होता है, विनिमय भी होता है, वितरण भी होता है, लोक राजस्व भी होता है, सारे के सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हमने देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? मैक्रो और माइक्रो के देखे थे ना। समष्टि अर्थशास्त्र के कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। और माइक्रो के कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो के, और मैक्रो के कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के कौन है? एडम स्मिथ। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके ऑप्शंस को हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या है? छोटे लेवल पे, यानी कि व्यष्टि। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैंने इस तरीके से याद रखा है। समष्टि मतलब समस्त आ जाता है उसके अंतर्गत कुछ रहता ही नहीं, यानी कि बड़े लेवल पे। व्यष्टि मतलब छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। एक फर्म हो गई, एक व्यक्तिगत ग्रस्त अथवा और व्यक्तिगत उपभोक्ता पे काम करता है। समष्टि क्या करता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर को देखता है। व्यष्टि के अंतर्गत इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, और समष्टि के अंतर्गत आय तथा रोजगार का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि चर स्थिर रहते हैं और समष्टि में व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्थिर रहते हैं। और इसके मुख्य घटक क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन जब आएगा। और समष्टि के अंतर्गत राष्ट्रीय आ जाती है, रोजगार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, यानी कि पूरे देश को लेकर बनाती हैं। सरकारी बजट आता है, पूरे देश के लिए होता है। विनिमय दर और भुगतान से ये भी क्या होता है? पूरे देश को लेके चलती है। समष्टि अर्थशास्त्र इस तरीके से क्या चलता है? बड़े लेवल पर चलता है। यहाँ पे उपभोक्ता व्यवहार से कोई उपभोक्ता क्या हो? एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, उत्पादक एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है। कीमत यानी कि वो कोई कीमत तय करेगा उसके रिस्पेक्ट में। तो ये देखे हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या है। व्हाट इकोनॉमिक इश्यूज आर इंक्लूडेड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं? राजकोषीय नीति समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि पूरे देश के लिए होती है। मौद्रिक नीति पूरे देश के लिए होती है। आरबीआई क्या करता है? आपकी मौद्रिक नीति आरबीआई। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी आगे पढ़ेंगे, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। मुद्रास्फीति और अस्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ऐसी तरीके से सरकारी बजट, ये भी क्या होता है? पूरे देश के लिए होता है। मुद्रास्फीति पूरे देश पे जल काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि सबके सब क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड मतलब क्लोज है, उसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्लोज है। इस एक ये कंट्री है, इसके अंतर्गत इसको हम क्लोज कैसे कर सकते हैं? इसके चारों तरफ क्या कर दिया हमने? बैरियर लगा दिया, मतलब इससे ना कोई माल बाहर जा रहा है ना कोई माल अंदर आ रहा है। तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा। अब इसका एग्जाम्पल, वैसे तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल तो कोई कंट्री नहीं है, लेकिन आप उत्तर कोरिया को मान सकते हैं। ये कुछ हद तक क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि उत्तर कोरिया का क्या व्यापार बाहरी देशों से बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। और वहाँ आप टेक्नोलॉजी भी कुछ पहले के ज़माने की चल रही है। बस वहाँ उन्होंने एक एटॉमिक हथियार बना लिया। ये सब किम जोंग उन के बारे में हम पढ़ते रहते हैं कि उसने एटॉमिक हथियार बना दिया, वो धमकी देते रहता है यूएसए को, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन व्यापार के मामले में वो दूसरे देशों के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। यानी एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी, ना आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं, यानी कि वहाँ कुछ प्रोडक्शन जो होता है तो बाहर भी नहीं जाता और बाहर से कुछ अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। इसी तरीके से सूडान भी बोल सकते हैं। सूडान भी क्या है? एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी कि गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। श्रम और भूमि। ऑब्वियस सी बात है, श्रम यानी कि कोई काम करेगा तभी तो उत्पादन होगा, और भूमि, किसी भूमि पर ही उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मानव की जरूरत भी होती है और भौतिक पूंजी की भी जरूरत होती है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। श्रम यानी कि लेबर, कोई काम करेगा किसी चीज़ को उत्पादन करने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेहूँ बोने, सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। गेहूँ आपको गेहूँ बोने के लिए आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीन पे काम करने वाले लोग चाहिए, व्यक्ति चाहिए, यानी कि वो लेबर करेंगे। अब साथ में साथ क्या चाहिए आपको? उन व्यक्तियों को पैसा भी तो देना पड़ेगा। उनकी स्किल होगी, वो हल जोतेंगे या जो भी बीज लेके आएंगे, तो वो क्या होगी? मानव पूंजी होगी। अब साथ में उनको क्या चाहिए? हल जोतने के लिए या ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? भौतिक पूंजी चाहिए, यानी ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, या हल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, या बैल खरीदने के लिए पैसे चाहिए।
तो ये क्या है, भौतिक पूंजी हो गई। तो क्या कर रहे हैं हम, श्रम व्यक्ति का श्रम भी यूज कर रहे हैं, जमीन की भी जरूरत है, मानव पूंजी यानी कि उसकी स्किल भी यूज कर रहे हैं मानव की, और ट्रैक्टर हल खरीदने के लिए भौतिक पूंजी भी यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें चारों चीज़ों की जरूरत है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें इन चारों चीज़ों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है। द्वितीय क्षेत्र में भी हमने देखा था क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ विनिर्माण आ जाए तो आप आंख बंद करके टिक मारो, द्वितीय क्षेत्र है। विनिर्माण के अंतर्गत क्या आता है, स्टील इंडस्ट्री, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है आपको, कार बना रहा है, कोई आपका कुछ रोबोट बना रहा है, कोई आपका स्टील मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई यहाँ पे घर बना रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, विनिर्माण। ये सारा का सारा क्या आता है, विनिर्माण। सेकेंडरी सेक्टर स्टील इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गए, आपकी इसी तरह शुगर मिल हो गई, ये सारे के सारे मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे निर्धारित है, विनिर्माण पर निर्धारित है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण। बाकी पशुपालन, उत्खनन, वानिकी, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करते हैं। वोज इंटरेस्ट डज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोटेक्ट्स। तो जो भारत का विकास मॉडल है वो किसकी हित की रक्षा करता है, व्यक्ति की साथ ही साथ राज्य की, यानी कि दोनों की, व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है भारत का जो विकास मॉडल है। यानी कि भारत का जो एक तरीके से समाजवादी विकास मॉडल बोल सकते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों के तहत एक मिक्सचर के तहत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी, ठीक है, ये भी हो सकता है। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, हाँ ये भी होता है। औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, ये हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व, ये भी हो सकता है। अब सर्वोत्कृष्ट ढूंढना है, यानी कि है तो चारों के चारों ऑप्शन आपको प्रोबेबल सही लग रहे हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट क्या होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करती है, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से ही क्या होगा, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी प्रॉपरली काम करती है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आता है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल SBI, LIC, ये सब पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल टाटा, महिंद्रा, ऐसे एग्जाम्पल ले लो जो आपको याद रह जाए। टाटा महिंद्रा, टाटा क्या है, रतन टाटा के अंदर है। महिंद्रा क्या है, आनंद महिंद्रा के अंदर है। SBI क्या है, SBI किसी के अंदर है नहीं, ये गवर्नमेंट के अंदर है। इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के अंडर होती है। LIC में क्या है, शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की है, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही बैंक के अंदर SBI हो गया, PNB हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, पब्लिक PSU बोला जाता है इनको। ऐसे ही HPCL ले लो, BPCL ले लो, NTPC ले लो, जो महारत्न नवरत्न, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत क्या आती है, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, जैसे और कार के ब्रांड ले लो, किया ले लो, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है। ऐसे ही हल्दीराम, ठीक है, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे होगा क्या, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब मिलके काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इंडिया में कब से हुआ है, 1991 से, जब से LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए खोल दिया गया था। इसी के तहत क्या होते हैं, मार्केट फोर्स एक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट की प्लानिंग के साथ में इकोनॉमी क्या करती है, धीरे धीरे इकोनॉमी में, GDP में वृद्धि होती है। ये क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज का लेक्चर देखा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप लर्न करते रहिए। थैंक यू।